नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पंचतत्व में विलीन हुई इंदिरा हृदयेश का संस्कार क्या क्या। इंदिरा हृदयेश को मुखाग्नि दी गई है, नम आंखों से उन्हें विदाई दी गई। पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदीप टम्टा मौजूद रहे। बीजेपी नेता यशपाल आर्य, सांसद अजय भट्ट भी इस दौरान मौजूद रहे। खटीमा से विधायक पुष्कर धामी भी मौजूद रहे। सीएम तीरथ सिंह समेत तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। चित्रशिला घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो पंचतत्व में विलीन हुई इंदिरा हृदयेश, आपको बता दें हार्ट अटैक के कारण उनका कल दिल्ली में निधन हुआ था और आज उन्हें मुखाग्नि दी गई। प्रदेश भर में शोक की लहर है और इंदिरा हृदयेश का आज अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान कई बड़े ने श्रद्धांजलि दी, नम आंखों से विदाई थी। चित्रशिला घाट और सीएम समेत तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इंदिरा हृदयेश का आज अंतिम संस्कार किया गया। तो नम आंखों से उन्हें विदाई दी। कांग्रेस की दिवंगत नेता डॉक्टर इंदिरा हृदयेश कहाँ पर होनी है, और मैं अभी आपको बताऊं ये उनके घर के बाहर की तस्वीरें हैं, जहाँ पर आप देखेंगे सुरक्षा को लेकर काफ़ी इंतजामात यहाँ हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री को यहाँ पर पहुँचना है। लगभग 8 बजे के आसपास मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत यहाँ पर पहुँचेंगे। उसके अलावा कांग्रेस के कई यहाँ पर पहुँचेंगे। यहाँ से 100 मीटर दूर इंदिरा जी का वहाँ पर मौजूद है। अभी भी लोग अंतिम दर्शन अपने नेता के कर रहे हैं। इस तरफ यदि मैं आपको दिखाऊं तो ये नैनीताल रोड है और इस तरफ भी पुलिस की जो यहाँ पर किसी भी गाड़ी को अंदर जाने की एंट्री नहीं है। और जब यहाँ पर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ेगा, क्योंकि 11 बजे के आसपास उनकी अंत्येष्टि होनी है, तो उसको लेकर जो पुलिस व्यवस्था है, जो प्रशासन की जो टीमें हैं वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और लोग धीरे धीरे अंतिम संस्कार किया। नम आंखों से सभी ने उन्हें विदाई दी। इस दौरान कई बड़े नेता मौजूद थे, सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि बीते दिनों हार्ट अटैक से इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया था। दिल्ली में उनका निधन हुआ। वहीं उनकी पार्थिव शरीर को आज हल्द्वानी लाया गया और चित्रशिला घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो पंचतत्वों में विलीन हो गई इंदिरा हृदयेश। सीएम तीरथ समेत तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रदेश भर में फिलहाल शोक की लहर है। इंदिरा हृदयेश का जाना कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ साथ पूरे प्रदेश के लिए एक बड़ी क्षति है, राजनीति के लिए बड़ी क्षति मानी जा रही है। वहीं पक्ष के साथ साथ विपक्ष के लिए भी ये एक बड़ी क्षति है। इंदिरा हृदयेश एक ऐसी छवि थी जो छोटों से प्यार और बड़ों को फटकार लगाती थी। विकास के मुद्दों पर, इसके साथ ही जनहित मुद्दों पर वो डटकर बेबाकी से बोलती थी। ये मुद्दे हमेशा वो सदन में उठाती थी और इंदिरा हृदयेश के जाने पर विपक्ष के भी कई बड़े नेताओं ने दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया और उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। और आज पंचतत्वों में इंदिरा हृदयेश विलीन हो गई। वहीं ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ताराचंद जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ताराचंद, देखिए अंतिम संस्कार कर दिया गया है, ऐसे में वो कौन से बड़े नेता थे जिन्होंने श्रद्धांजलि दी है और मौके पर पहुंचे थे? जी देखिए, अब से थोड़ी देर पहले और अभी मैं दिवंगत इंदिरा हृदयेश पंचतत्व में विलीन हो चुकी हैं और अभी मैं रानीबाग के चित्रशिला घाट पर मौजूद हूँ। आप देखेंगे पंचतत्व में विलीन है इंदिरा हृदयेश और अभी थोड़ी देर पहले तक चित्रशिला घाट जो था पूरी तरह से लोगों से भरा हुआ था और अब धीरे धीरे लोग यहाँ से जाना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत यहाँ पर मौजूद थे, यशपाल आर्य यहाँ पर मौजूद थे, विधायक संजीव आर्य यहाँ पर मौजूद थे, लोकसभा सांसद अजय भट्ट यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने यहाँ पर इंदिरा हृदयेश को आखिरी श्रद्धांजलि उन्होंने दी है और पूरे राजकीय सम्मान के साथ इंदिरा हृदयेश बिल्कुल ताराचंद, फिलहाल वहाँ पर उनके परिजनों में से कौन कौन पहुँचा था उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए? जी
देखिए उनके परिजनों की जहाँ तक बात, यहाँ पर अपनी माँ को मुखाग्नि दी। खासकर ये कहें कि सुमित हृदयेश जो इंदिरा हृदयेश के काफी करीबी थे और राजनीति में उनके साथ बढ़ चढ़कर वो हिस्सा लिया करते थे, वो यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने मुखाग्नि दी और अभी भी वो नीचे चित्रशिला घाट पर मौजूद हैं। और अभी कुछ लोग और भी यहाँ पर मौजूद हैं जो अब ये कहें कि लास्ट विदाई यहाँ पर अपने नेता को दे रहे हैं। तो अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर काफी भीड़भाड़ थी चित्रशिला घाट पर, और धीरे धीरे जैसे जैसे चिता की आग ठंडी हो रही है उसी तरह लोग भी अब यहाँ से जाने शुरू हो गए। बहुत कम लोग अब यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन ये कहें कि विकास के नाम से हमेशा इंदिरा हृदयेश को याद किया जाएगा, क्योंकि विकास के लिए उन्होंने हमेशा गरीब मजलूम की आवाज उठाई थी। और सड़क से लेकर संसद तक वो हमेशा कहती थी कि कोई भी आवाज यहाँ पर वो दबाई नहीं जाएगी और सड़क से लेकर सदन तक जो है उसका विरोध किया जाएगा। और वही उन्होंने किया। और जितने भी नेता, बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे थे, खासकर मुख्यमंत्री यहाँ पर थे, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी पहुंचे थे, लोकसभा सांसद अजय भट्ट पहुंचे थे, तो सभी ने उनको बहुत बड़ी नेता बताया बहुत। और ये कहा कि हमेशा उन्होंने छोटों को प्यार और बड़ों को फटकार लगाई है और सभी को एक समान दृष्टि से उन्होंने देखा और सबको समभाव से उन्होंने काम किया है। कोई भी दल का नेता हो या कोई भी कार्यकर्ता हो, जब भी उनकी चौखट पर गया है तो वहां से खाली हाथ वो कभी भी नहीं लौटा है। तो उन्होंने जितने भी बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे, सब ने कहा कि उत्तराखंड की राजनीति के लिए बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है और उत्तराखंड की राजनीति में एक चमकता हुआ सितारा अब हमेशा के लिए ओझल हो गया। ये कहें कि 42 साल का उनका एक लंबा राजनीतिक कैरियर था, जो 1974 से वो विधान परिषद में चुनी गई और तब से लेकर आज तक उनका जो राजनीतिक जीवन था काफी लंबा राजनीतिक जीवन था। और हमेशा उन्होंने गरीबों की, मजलूमों की लड़ाई लड़ी। और विकास कार्यों की यदि बात करें तो कुमाऊं के लिहाज से यदि कहीं तो कुमाऊं में सबसे जनप्रिय नेता और सबसे वरिष्ठ नेता अभी इंदिरा हृदयेश ही थी। और विधानसभा क्षेत्र जो उनका था हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र, और हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने इतने काम किए हैं कि लोग उनके विकास कार्यों को लेकर विकास की देवी के नाम से उनको कहते थे, तो हम विलीन हो चुके हैं। और आज के बाद लोग उन्हें उनके विकास के कामों की वजह से ही याद करेंगे। जी बिल्कुल ताराचंद, देखिए इंदिरा हृदयेश एक ऐसी छवि थी जिन्हें पक्ष के साथ साथ विपक्ष के लोग भी उनके सामने सम्मान के साथ सिर झुकाते थे। राजनीति से इतर हर कोई उनकी इज्जत करता था, उन्हें अपनी बड़ी देखता था। तो ऐसे में आज जब उन्हें अंतिम विदाई दी गई तो कितने लोगों की भीड़ उमड़ी थी वहाँ पर? जी देखिए, चित्रशिला घाट यहाँ पर देखेंगे, बहुत बड़ा चित्रशिला घाट है, नदी का किनारा है। ये किनारा जो था पूरी तरीके से यहाँ पर लोग थे, कहीं भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर लोग न मौजूद हों। नदी के उस तरफ भी लोग मौजूद थे और अपनी लोकप्रिय नेता को यहाँ पर उन्होंने अंतिम विदाई दी। ये कहें कि सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे। हालांकि पुलिस ने सुरक्षा के लिए, प्रोटोकॉल के लिए, कोरोना जो कोविड कर्फ्यू के मद्देनजर कोरोना प्रोटोकॉल के तहत लोगों को बहुत सुनियोजित तरीके से लोगों को दूरी बनाने के लिए भी यहाँ पर काफी कोशिशें की, लेकिन बावजूद इसके काफी लोग यहाँ पर मौजूद रहे। और जैसे जैसे अंतिम दर्शन उन्होंने किए, धीरे धीरे लोग यहाँ से जाने शुरू हुए और अब लगभग पूरा घाट लगभग खाली है और कुछ ही लोग अब यहाँ पर बचे हुए हैं। और धीरे धीरे जो इंदिरा हृदयेश जो पंच तत्व में विलीन है, थोड़ी देर में बस वो जो चिता है उसकी आग भी थोड़ी देर में ठंडी हो जाएगी यहाँ पर, और हमेशा विकास कार्यों के लिए इंदिरा हृदयेश याद की जाएंगी। बिल्कुल ताराचंद, देखिए इंदिरा हृदयेश के जाना राजनीति के साथ साथ कांग्रेस के लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति मानी जा रही है, एक अपूर्ण क्षति मानी जा रही है कांग्रेस के लिए। जी बिल्कुल, देखिए 2022 में चुनाव होना है और अब कुछ ही मतलब ये कह सकते 6-7 महीने बचे, और उसी के लिहाज से एक महत्वपूर्ण बैठक में वो भाग लेने पहुंची थी, जहां कार्डिक अटैक उनको पड़ा और उनका निधन हुआ। बहुत ही दुखद है ये कांग्रेस के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा नेता जिसकी बहुत पकड़ी और सब उनको सम्मान की दृष्टि से देखते थे। तो ये कहें कि कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान, प्रदेश के लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और कांग्रेस के लिहाज से ठीक उससे पहले ये जो इंदिरा हृदयेश का चले जाना राजनीतिक लिहाज से एक बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस के लिए हुआ है। बिल्कुल ताराचंद, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की नेता प्रतिपक्ष दिवंगत इंदिरा हृदयेश को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत दिल्ली से सीधे हल्द्वानी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने इंदिरा हृदयेश के आवास पर अपने पार्थिव शरीर को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि इंदिरा जी का जाना प्रदेश की राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति है। सरकार उनके कामों को आगे बढ़ाएगी। उत्तराखंड में ही नहीं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी उनका अहम योगदान रहा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के साथ सांसद अजय भट्ट और कैबिनेट मंत्री वंशीधर भगत, रेखा आर्य, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय समेत सभी पार्टियों के नेता मौजूद रहे। रानीबाग स्थित चित्रशीला घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। बाजपुर के पूर्णानंद तिवारी पुस्तकालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के चित्र के सम्मुख पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भगवान से दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान देने की प्रार्थना की। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद प्रदेश भर में शोक का माहौल बना हुआ है, जिसके चलते कांग्रेस जिला अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा द्वारा शोक सभा आयोजित की गई। कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी के बावजूद सरकार ने प्रदेश में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि 1 हफ्ते यानी 22 जून तक बढ़ा दी है। वहीं अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वालों के लिए RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट अभी भी अनिवार्य होगा। कोविड कर्फ्यू में वर्तमान व्यवस्था में कुछ और रियायत दी गई है। हफ्ते में 3 दिन बाजार खुलेंगे। मिठाई की दुकानें 5 दिन खुलेंगी। शहरों में विक्रम ऑटो के संचालन की अनुमति दी गई। साथ ही राजस्व न्यायालय खोलने का भी निर्णय लिया गया। के लोगों को इस समय स्थिति आसान रूप नीचे तो आ रही है, लेकिन इसको एकदम आप इस तरह नहीं कह सकते कि हमने कोविड पे जीत पा ली। व्यापारी भाइयों से भी हमारी अपील है कि थोड़ा परेशानी जरूर होगी, लेकिन ये हफ्ता सबसे महत्वपूर्ण वो हफ्ता होगा और 15 से 22 के बाद संभवतः सरकार अनलॉकडाउन की तरफ आएगी। तो प्रदेश भर में 22 जून तक के लिए लॉकडाउन की अवधि जो है बढ़ा दी गई है। वहीं लगातार कोरोना के केसेस तो कम आ रहे हैं, लेकिन कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन को 22 जून तक बढ़ा दिया गया। 3 दिन अब बाजार खुलेंगे। वहीं मिठाई की दुकानें जो है 5 दिन तक खुलेंगे। राजस्व न्यायालय खोलने का निर्णय लिया गया है। वहीं आगे 22 जून के बाद अगर लगातार ऐसे केसेस कम होते रहे तो लॉकडाउन में और ढील दी जा सकती है। लेकिन फिलहाल राज्य सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया है। राजस्व न्यायालय को खोलने की छूट दी गई है। उत्तराखंड में 1 हफ्ते और लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। अब हफ्ते में लेकिन बाज़ारें जो हैं वो 3 दिन के लिए खुलेंगी। राजस्व न्यायालय खोलने का भी निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें, बाज़ार जो है 2 दिन के लिए खोली जाती थी, अब हफ्ते में 3 दिन खोले जाएंगे। लेकिन मिठाई की दुकानें जो हैं वो हफ्ते में 5 दिन खुल सकते हैं। तो प्रदेश में 22 जून तक लॉकडाउन की अवधि को जो है बढ़ा दिया गया है और कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन को बढ़ाया गया। अब हफ्ते में 3 दिन खुलेंगे। राजस्व न्यायालय खोलने का भी निर्णय लिया गया है। तो लॉकडाउन की अवधि जो है प्रदेश में बढ़ा दी गई। हालांकि लगातार कोरोना के केसेस में जो है कमी देखी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी राज्य सरकार ने सख्ती बरकरार रखने का फैसला लिया है। वहीं थोड़ी सी ढील ज़रूर दी गई है, लेकिन 22 जून तक लॉकडाउन जो है वो प्रदेश भर में बढ़ा दिया गया है। लेकिन अब हफ्ते में बाज़ार जो है वो 3 दिन तक खोले जाएंगे। राजस्व न्यायालय खोलने का भी निर्णय लिया गया है। तो उत्तराखंड में 1 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया और अब हफ्ते में 3 दिन बाज़ार जो है वो खोले जाएंगे। तो राजस्व न्यायालय खोलने का भी निर्णय लिया गया है। तो उत्तराखंड में 1 हफ्ते का लॉकडाउन जो है वो बढ़ा दिया गया। देहरादून में चारधाम यात्रा को अब खोला जाएगा। 15 जून से चारधाम यात्रा को खोला जाएगा। चारधाम यात्रा को 3 जिलों के लिए खोला जाएगा।
चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के लिए चारधाम यात्रा खुली जाएंगी। सभी के लिए आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट जो है वो अनिवार्य होगा। तो बड़ी जानकारी है, 15 जून से चारधाम यात्रा को खोल दिया जाएगा, लेकिन यहाँ आने वाले लोगों के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव लाना बेहद जरूरी है। चारधाम यात्रा को 3 जिलों के लिए खोला जा रहा है। चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी के लिए चारधाम यात्रा खोली जा रही है। सभी के लिए आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अपने साथ अनिवार्य होगा। तो 15 जून से चारधाम यात्रा को खोला जा रहा है, 3 जिलों के लिए खोला जा रहा है। चमोली, रुद्रप्रयाग के लिए ये खोला जा रहा है। 15 जून से चारधाम यात्रा खोले जा रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की, जहाँ पर 3 जिलों के लिए चारधाम यात्रा खोली जा रही है। बद्रीनाथ दर्शन के लिए चमोली जनपद के लोगों को आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के साथ दर्शन की अनुमति दी गई है। इसी तरह रुद्रप्रयाग जनपद के लोगों को केदारनाथ दर्शन की अनुमति आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के साथ, और इसी तरह से उत्तरकाशी जनपद के निवासियों को गंगोत्री या यमुनोत्री के दर्शन की अनुमति आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के साथ। तो चारधाम यात्रा को अब खोल दिया गया है। चमोली, रुद्रप्रयाग जैसे जिलों के लिए चारधाम यात्रा को खोला गया, लेकिन अभी भी आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट यात्रियों को लाना बेहद ज़रूरी होगा। जो भक्त यहाँ पर पहुँचेंगे उनके लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना बेहद ही ज़रूरी होगा। 15 जून से चारधाम यात्रा को खोला जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगा। और 3 जिलों के लिए चारधाम यात्रा खोली गई। चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के लिए चारधाम यात्रा को खोल दिए गए हैं, लेकिन आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। और जो भी यात्री और भक्त यहाँ पर दर्शन के लिए पहुँचेंगे उनका आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाना बेहद ज़रूरी होगा। इस रिपोर्ट के बिना उन्हें अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं भक्तों के लिए ये एक खुश की खबरी है। अवैध खनन का गढ़ कहे जाने वाले उधम सिंह नगर में खनन माफियों पर पुलिस की नकेल से खनन माफियों में खलबली मच चुकी है। अवैध खनन पर काशीपुर पुलिस ने कई बड़ी कार्रवाई कर अवैध खनन पर अंकुश लगाया है। साथ ही लाखों के राजस्व में भी इजाफा किया गया। जिन सड़कों पर दिन रात अवैध खनन की गाड़ियां दौड़ती हुई दिखाई देती थी, वो सड़कें अब वीरान होती हुई दिखाई दे रही है। थाना ITI में अब तक कई बड़ी कार्रवाई अवैध खनन के खिलाफ की गई है। अगर बात जनवरी से अब तक की जाए तो ITI थाना अध्यक्ष विद्याघर जोशी के नेतृत्व में अब तक 123 वाहन सीज किए गए हैं। रुद्रपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग का खुलासा किया, जो युवकों को जाल में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठा करते थे। एक युवक की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 युवतियां समेत 2 अन्य आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस ने बताया कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे बहेड़ी के युवकों को जाल में फंसाकर पैसा ऐंठा जा चुका है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 263 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 7 मरीजों की मौत हुई। इसके अलावा 629 मरीजों को आज ठीक होने के बाद घर भेजा गया। रविवार को 31,168 सैंपलों की बागेश्वर में 8, चमोली में 11, चंपावत में 11, देहरादून में 67, हरिद्वार में 55, नैनीताल में 23, पौड़ी में 9, पिथौरागढ़ में 5, रुद्रप्रयाग में 5, टिहरी में 20, उधम सिंह नगर में 15 और उत्तरकाशी में 22 मामले सामने आए। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल मामलों की संख्या 3,34,879 हो चुकी है। इनमें से 3,19,559 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 4,663 पहुंच गई है। राज्य में कोरोना के चलते अब तक कुल 6,935 लोगों की जान जा चुकी है। बाजपुर में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कोरोना के चलते परिवहन विभाग को बड़े नुकसान की कही बात है। बता दें कि कोरोना वायरस के चलते कोरोना कर्फ्यू के दौरान जहां लोगों की आवाजाही पर सरकार ने कई तरह की रोक लगाई, तो वहीं परिवहन विभाग भी लगातार घाटे में जा रहा है, जिसका नतीजा है कि परिवहन विभाग के कर्मचारियों को बीते 6 महीने से वेतन उपलब्ध नहीं हो सका। जिसकी जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने बताया कि कोरोना के चलते परिवहन विभाग को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई करना असंभव सा लग रहा है। उन्होंने बताया
कि किसी तरह विभाग ने कर्मचारियों को 1 महीने का वेतन दिया गया है, जबकि कर्मचारियों का 6 माह का वेतन बकाया है। तो गली मोहल्ले में बने नालियों का वहीं इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि बड़ी मात्रा में स्ट्रीट वेंडर वैक्सीनेशन के लिए इन सेंटर्स में पधार रहे हैं। ये लखनऊ का सेंटर है जहां पर वैक्सीनेशन का एक कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। हर एक ग्रुप को हम लोग कवर कर रहे हैं, जिससे कोरोना संक्रमण की चेन को भी ब्रेक किया जा सके और साथ साथ सुरक्षा कवच भी को प्रदान किया जा सके। देश की लड़ाई सामूहिक लड़ाई है, सबको मिलकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारी अपील है कि वैक्सीन लेने के बाद भी हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। हमेशा हमें सावधान रहना पड़ेगा कि कोरोना का संक्रमण कमजोर हुआ है लेकिन समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए हर एक स्तर पर सावधानी, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के इस मंत्र का पालन करना, टेस्ट करने से न भागना। कहीं भी कोई ऐसी संदिग्ध या लक्षण युक्त व्यक्ति देखे तो टेस्ट करने से न भागें, बल्कि समय से टेस्ट उन्हें इस प्रकार की बीमारी से बचा सकता है। और वैक्सीन लेने से भी नहीं घबराना। जो भ्रम और अफवाह की स्थिति पैदा करने का कुछ लोगों ने प्रयास किया था, आज हर एक व्यक्ति इस बात को स्वीकार कर रहा है कि वैक्सीन ही एकमात्र सुरक्षा कवच है और बृहद पैमाने पर यह वैक्सीन लगाने की कार्रवाई चल रही है। और हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने 45 प्लस को पहले से ही वैक्सीन फ्री में उपलब्ध कराए जा रहे थे राज्यों को। 21 जून से एक नागरिक को, यानी 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को फ्री में वैक्सीन भारत सरकार उपलब्ध कराएगी। उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक इसका लाभ होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर हमें लोगों को 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन से आच्छादित करना है। जब 18 वर्ष से छोटी आयु के बच्चों के लिए, युवाओं के लिए भी जब वैक्सीन आएगा तो उन्हें भी हम उसी व्यवस्था के साथ जोड़ेंगे। लेकिन फिलहाल 18 से अधिक आयु की उम्र के लोगों के लिए जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, ये सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकें, इस पर हमारा फोकस है। इसी को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।